वो अब डिफरेंस इतना नहीं रहा है। पहले क्या था और आज, कल और आज में फ़र्क क्या है। एक तो टाइमिंग की बात होती थी। हमारी आर्ग्यूमेंट ये थी कि इनमें से कुछ इकदाम उस वक्त करने की ज़रूरत है जब आपने वो जो शुरू के फ़ैसले किए हैं, जिसके अंदर आपने करंट अकाउंट का जो खसारा चल रहा था उसको कम करने के लिए फ़ैसले किए हैं, वो जब उनका इफेक्ट आ जाए तो उसके बाद आपको नेक्स्ट फेज़ करना चाहिए। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह हो चुका है, वो स्टेप आ चुका है। तो इसलिए एक तो वो टाइमिंग वाला जो इशू है वो रिजॉल्व हो गया था। सीक्वेंस वाली बात हो गई थी। तो अब जैसे मैंने कहा कि कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जहाँ पे हमें अनब्रिजेबल गैप नज़र आता है। सर ये बताएं कि ये जो एफबीआर का शॉर्टफॉल है सर, ये बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। 370 अरब तो हो चुका है, ये तो मेरे ख्याल में 4-4.5 को क्रॉस कर देगा। इसके बारे में क्या कहते हैं? देखिए, एफबीआर की दो तीन वजूहत हैं। एक तो जिस तरीके का करंट अकाउंट डेफिसिट आपका था ख़तरनाक हद तक, तो उसको कंट्रोल करने के लिए इंपोर्ट कंप्रेशन करना ज़रूरी था। और आपको पता है कि पाकिस्तान में 40% से ज़्यादा टैक्सेस जो हैं वो इंपोर्ट्स के ऊपर कलेक्ट किए जाते हैं। तो जब आपने इंपोर्ट्स को सीवियर कंप्रेशन की तो ज़ाहिर है उससे एक बहुत बड़ा डेंट वहाँ पे आया। फिर कुछ कोर्ट के फैसले ऐसे हो गए जिसकी वजह से एक बड़े जो टैक्स कलेक्ट हो रहे थे वो नहीं हुए। तीसरी एक बड़ी चीज़ ये हुई कि हमने जो पेट्रोल की प्राइसेस, क्योंकि इंटरनेशनल प्राइसेस बढ़ रही थी और साथ साथ रुपया कमज़ोर हो रहा था, तो उसका पूरा बोझ हम आवाम के ऊपर नहीं डालना चाहते थे। इसलिए जो जीएसटी है वो पहले 8 महीने में इस साल के जो है वो तकरीबन 10.7% के करीब औसतन रहा है, जबकि वो पिछले साल इसी अरसे के अंदर जो है 17% के करीब था। तो उसमें खातिर खा कमी की है। तो नंबर ऑफ थिंग्स। सर ये बताएं कि ये जो अभी आपने पेट्रोलियम का वो किया है, चेंज किया रेट, क्या ये उसी आईएमएफ टॉक्स का हिस्सा है या उसकी पेशबंदी है? दूसरा, क्या गैस के सिलसिले में भी यही होने जा रहा है? देखें, पेट्रोलियम की जो अगर चेंज है वो तो आईएमएफ के एग्रीमेंट के बिल्कुल ऑपोजिट है। क्योंकि हुआ क्या है, इंटरनेशनल प्राइसेस बढ़ी, ओगरा ने डिटर्मिनेशन की। ओगरा ने कहा कि जी टैक्स रेट के मुताबिक जो है 11 रुपए कुछ कीमत बढ़ जानी चाहिए। हमने 6 रुपए सिर्फ बढ़ाई। तो कैसे बढ़ाई? हमने अपना टैक्स कम कर दिया। तो अगर आईएमएफ की बात हम माने तो टैक्स और बढ़ना चाहिए था, हमने टैक्स कम कर दिया। ये तो सर ये बताएं, वो बेनामी अकाउंट्स के हवाले से भी आपने जिक्र भी किया, पीआर मालूमात क्यों नहीं दे सकता स्टेटमेंट? आज आपकी कोई मीटिंग्स भी हुई है? अब भी इधर से सीधा मैं इसको मीडिया टॉक खत्म करने के बाद बेनामी अकाउंट, क्योंकि 2 साल, बहुत अच्छा आपका सवाल है कि बेनामी के ऊपर एक कानून बना लिया गया और वो कानून बनाने का जो अमल दरामद करने के लिए जो रूल्स होते हैं वो 2 साल बनाए ही नहीं। तो वो अब हमने रूल्स बना दिए हैं, वो इशू हो गए हैं। तो अब एफबीआर के साथ मीटिंग है कि जनाब अब कानून भी आ गया, रूल्स भी आ गया, अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन पे काम शुरू करें। इकोनॉमी के 2 क्रिटिकल इशू हैं, एक तो टैक्स कलेक्शन है और दूसरा पावर सेक्टर के जो एरियाज हैं, सर्कुलर डेट है। आपकी गवर्नमेंट को आए 8 माह में कभी आपने शेयर नहीं किया मीडिया के साथ कि आपने इस हवाले से क्या इकदाम उठाए। और दूसरा फिर इसका एक सेकंड कंपोनेंट है, आपने एक इन्फ्लेशन अनलीश कर दिया आपकी 3 टियर पॉलिसी के तहत। एक तरफ तो आपका एक्सचेंज रेट जा रहा है, डिप्रिसिएशन हो रही है एक्सचेंज रेट में, फिर आपकी इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस, उसके साथ आपका जो डिस्काउंट रेट इंक्रीज हो रहा है उसकी वजह से आपका डेफिसिट आप जा रहा है और वो भी आप बारो कर रहे हैं उधर से स्टेट बैंक से। तो ये इतना सीरियसली इन्फ्लेशनरी है सर। यूटिलिटी बिल्स अलग आप बढ़ाने का प्लान कर रहे हैं सर? जो अब वो आपने कुछ 3-4 सवाल पूछ लिए आपने। एक तो इन्फ्लेशनरी उसका बताया, पूछा था। दूसरा क्या होता है, पहले वाली चीज़ क्या कही थी? पावर सेक्टर। अच्छा, रेवेन्यू के ऊपर जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स किए हैं वो हम आपने कहा शेयर नहीं किया, हम तो कई दफ़ा शेयर कर चुके हैं। देखें, फौरी तौर पे 3 महीने के अंदर परफॉर्मेंस आसान करने का, तो रेवेन्यू जनरेट करने का तो मसला ही कोई नहीं था। मैं एफबीआर को कह देता और लोगों के ज़बरदस्ती जाके एडवांस कलेक्शन करनी शुरू कर दो। जो हमने पुराना पैसा फंसा हुआ था रिफंड्स का जो रिलीज करना शुरू किया है वो रिलीज करने बंद कर देते, आपको रेवेन्यू ज़्यादा नजर आना शुरू हो जाता। ये इलाज नहीं है। यही अप्रोच लेके हमने मईशत का बड़ा गरक कर दिया। हम चाहते हैं कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हो और लॉन्ग टर्म में बेहतरी की तरफ जाएं। उसके लिए जो है हमने जो रिफंड्स का मैं डेटा आपको अभी दिखा देता हूँ। अभी मार्च का मैं डेटा दिखा देता हूँ आपको। पिछली साल मार्च में जितने रिफंड दिए थे उससे को 8 गुना ज़्यादा रिफंड दिए गए। बट अलाउ मी टू कम, मैं जरा कंप्लीट कर दूँ ना। अच्छा, उसके बाद जहाँ तक टैक्स पॉलिसी यूनिट अलग करने का एफबीआर से, वो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म का हमने कर दिया। एफबीआर पॉलिसी बोर्ड कागज़ पे था, कानून बना हुआ था, कभी भी बनाया नहीं गया था, वो हमने बना दिया। प्राल जो कि सिर्फ सरकारी अफसर होते थे, प्राइवेट सेक्टर लेड कर दिया। डेटा में कानून में तरामीम कर दी। अकाउंट्स का जो डेटा है वो एफबीआर के साथ शेयर हो सकता है। एफबीआर
जो दूसरे वाले सवाल का मैं पहले आपको जवाब दे देता हूँ कि जो रकूम थी सऊदी अरेबिया के पूरे $3 बिलियन आ चुके हैं, यूएई के 3 में से $2 बिलियन आ चुके हैं, चाइना के 2.1 बिलियन जो 15 बिलियन आरएमबी है वो तकरीबन 2.1 बिलियन बनता है, वो आ चुके हैं। तो अब जो हमने ये अरेंज की थी फाइनेंसिंग, उसमें से सिर्फ यूएई की तीसरी ट्रांच जो है $1 बिलियन की बच गई है, बाकी सारा पैसा आ चुका है। जहां तक फैटफ का ताल्लुक है, एपीजी को नहीं, फैटफ के मैंने प्रेसिडेंट को खत लिखा था, उनका जवाब आया है। उन्होंने कहा, उन्होंने एक्नॉलेज किया हमारी कंसर्न को और उन्होंने कहा है कि जी हम वी विल मेक श्योर कि कोई ऐसी चीज़ ना हो कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हो। हम मुतमईन नहीं है उस खत के साथ। हमारे ख्याल में तो इंडिया को खुद रिफ्यूज़ कर देना चाहिए था। जिस दिन भारत के वजीर ख़जाना ने यह बयान दिया था कि जो हरबा वो इस्तेमाल कर सकते हैं वो उसको इस्तेमाल करेंगे, पाकिस्तान को आलमी दुनिया के अंदर माशी तौर पर आइसोलेट करने के लिए, पाकिस्तान को अलहदा करने के लिए वो इस्तेमाल करेंगे, उनको उसी दिन वहाँ से रिक्यूज़ कर देना चाहिए था। लेकिन हमने अपना नुक्ता नज़र रिकॉर्ड पर ज़रूर लाना चाहते थे और जो भी आगे FATF के फैसले होंगे उस पर यह सवालिया निशान ज़रूर उठेगा कि एक रेफरी जिसको बैठाया गया था वो रेफरी जो है वो गैर जानिबदार नहीं था। IMF की कंडीशन ये है, सुनने में आया है कि जो रिपोर्ट्स नहीं है कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है वो एक्सचेंज रेट डिटरमिन करेगी। इस तरह की कोई कंडीशन पे कोई एग्रीमेंट हुआ है एक्सचेंज रेट के हवाले से? दूसरी चीज ये है कि आजकल ऑपोजिशन वाले आपके पेट्रोलियम प्राइसेस के पुराने ट्वीट्स बड़े शेयर कर रहे हैं। सर बड़ी अच्छी वो ट्वीट्स, मुझे एक ऑफर करता हूँ उन्हीं ऑपोजिशन वालों को, सर बड़ी जबरदस्त ऑफर है ये सारे टीवी वाले, उन्हीं ऑपोजिशन वालों से बोले मेरे साथ आके खड़े हो, मेरे साथ आके खड़े हो और मेरी बड़ी पुरानी ट्वीट भी निकाले और मेरी पुरानी नेशनल असेंबली की स्टेटमेंट भी निकाले। वो यहाँ खड़े होकर सवाल देंगे, मैं यहाँ पे लाइव कैमरा के सामने जवाब दूंगा। ऑफर हाजिर है जी, आप कुछ कह रहे हैं जी? उन्होंने मुझे ऐसी उन्होंने कोई चीज नहीं की, ऐसी उन्होंने नहीं कहा है कि कौन सी कमेटी को जी। अभी रिसेंट जो गवर्नमेंट एनर्जी प्राइसेस हाइक हो रहे हैं, रुपए की वैल्यू कम हो रही है, ऐसा लगता है कि हमें इंडस्ट्री को बजाय इनकरेज करने की डिस्करेज हो। आप इस पे क्या कहेंगे? सर यूएई से 1 बिलियन की ट्रांच कब आ रही है? सर यूएई की ट्रांच मुझे एग्जैक्ट उसकी तारीख नहीं पता। जैसे मैंने कहा पिछले अभी दूसरा $1 बिलियन जो है शायद 2 हफ्ते पहले आया था। नॉर्मली 1-1 महीने के गैप से आता है। जहाँ तक इंडस्ट्रियलाइजेशन की ताल्लुक है, देखिए इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए आपने कहा कि एक्सचेंज रेट बढ़ गया है, उससे इंडस्ट्री जो है उसको नुकसान हो रहा है। जो सारी इकोनॉमिक स्टडीज़ हमारे पास हमारे अपने इकोनॉमिस्ट की भी ज़्यादातर की जो है वो ये कहती है कि एक वजह के पाकिस्तान में इंडस्ट्रियलाइजेशन कम हुई है वो ये है कि हमने रुपए को ओवर वैल्यू रखा है। और सादा सी बात है, अगर आप रुपए की कदर ज़्यादा रखते हैं, अपनी करेंसी को मजबूत रखते हैं, तो बाहर से जो चीज़ आती है वो सस्ती हो जाती है और अपने मुल्क की चीज़ महंगी हो जाती है। जहाँ तक आपने एनर्जी की बात की है, जो हमारा बराह रास्त जो मुकाबला है, जो एक्सपोर्ट हमारी इंडस्ट्री है, उसके हमने गैस की कीमत भी कम की है और बिजली की कीमत भी कम की है। दोनों चीज़ों की कीमतें, एनर्जी इनपुट जो है सस्ती की है, महंगी नहीं। सर एक बात, कितनी फंडिंग हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं? एग्रीमेंट कब साइन कर रहे हैं? सेकेंडली एक क्रिटिकल क्वेश्चन है, अयाज सादिक साहब कह रहे हैं कि असद उमर साहब अपने दौर में कहा करते थे, जब अपोजिशन में थे, कि पेट्रोल 50 रुपये लीटर होना चाहिए और अभी जो है वो सेंचुरी उसकी हो रही है और छक्के पे छक्का मारते जा रहे हैं। अयाज सादिक साहब, तो आपने नाम ले दिया ना। अयाज सादिक साहब, आपको ऑफर है जी, आज मेरे साथ खड़े हो जाए, लाइव कैमरास के सामने खड़े होंगे, आप वही बात दोहराइएगा, आपको साथ खड़ा करके मैं जवाब दूंगा, ठीक है यार? मुझे ये बताएं कि $32 के ऑयल प्राइस में और $68 के ऑयल प्राइस में कोई फर्क होता है? ये नहीं होता। 105 रुपए के रुपया और 141 रुपए में कोई फर्क होता है? ये नहीं होता। अच्छा, मैं रुपए की कदर भी सुना दूं, मैं बड़ी वो कहानियां सुनता रहता हूं। दिसंबर 2017 के बाद हुकूमत ने मिफ्ता इस्माइल साहब वजीर खजाना और शाहिद खाकान अब्बासी साहब वजीर आजम थे, ना उस वक्त इमरान खान थे ना असद उमर थे। उन्होंने कहा रुपए की कदर जो है ये आर्टिफिशियली है ही है और इसको गिराने की जरूरत है। उन्होंने गिराना शुरू किया था। 105 रुपए से 127 रुपए हो गया था इलेक्शन तक। 22 रुपए की कदर में कमी आई थी 7 माह के अंदर।
7.5 माह में पीटीआई की हुकूमत आने के बाद 13-14 रुपए मजीद कमी हुई है। तो कमी जरूर हुई है, लेकिन जिस रफ्तार से रुपए की कदर गिर रही थी उससे आधी रफ्तार से गिरी है तरीके इंसाफ की हुकूमत आने के बाद। IMF का सवाल जी, IMF का जवाब ये है कि जी अभी मैं जा रहा हूँ IMF वर्ल्ड बैंक की जो स्प्रिंग मीटिंग्स होती हैं वाशिंगटन DC में, और उम्मीद ये है कि उनकी जो डेलीगेशन आना है, उनका जो मिशन आना है जिसके साथ फाइनल मुज़ाकरात होने, उसकी तारीख तय हो जाएगी। और उसके बाद अभी तो उनकी मीटिंग 10 से 14 तारीख तक है, तो सब IMF के लोग वहाँ पे बिजी होंगे। उसके बाद जो है उनका मिशन भी आ जाएगा। तारीख एग्जैक्ट अभी मुतय्यन नहीं हुई, वो ड्यूरिंग द विजिट मुतय्यन होगी। अच्छा, ये भी आपने सवाल पूछा था कि IMF से कितना पैसा देंगे। IMF के साथ जो हमारा मुआहदा हो रहा है वो बराह रास्त जो IMF से पैसा आना है वो एक छोटी रकम होती है। जिस तरह इस साल की एक जो टोटल फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट थी वो $27 अरब से ज़्यादा थी। उस $27 अरब में से अगर IMF के साथ एग्रीमेंट होता है, 3 साल का अमूमी तौर पे एग्रीमेंट होता है, अगर $6 बिलियन का एग्रीमेंट है तो $2 बिलियन IMF से आ जाएंगे, $9 बिलियन का एग्रीमेंट है तो $3 बिलियन आ जाएंगे। तो IMF से जो बराह रास्त पैसा आता है वो इतनी अहम चीज़ नहीं होती। IMF की एग्रीमेंट के बाद जो आपको मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस में और जो इंटरनेशनल बॉन्ड मार्केट है उधर से जो पैसा लेने के अंदर आसानी पैदा होती है, ज्यादा पैसा वहां से आता है। सो वो 6 हो, 8 हो, 10 हो, से कोई इतना फर्क नहीं पड़ता। सर, जो आपकी लास्ट कैबिनेट मीटिंग हुई थी, मैं आखिरी 2 सवाल आप भी पूछ लें और आप भी पूछ लें। चाइना से जो पैकेज तय हो रहा था जिस वक्त प्राइम मिनिस्टर भी गए थे, तो वो एक्सपेक्टेड था कि वो $15-16 अरब तक का टोटल इन्वेस्टमेंट पैकेज होगा, उसमें से $2 अरब 10 करोड़ तो आगे। क्या मजीद कोई उसमें फाइनेंशियल असिस्टेंस भी आएगी या इन्वेस्टमेंट के मजीद? मैं पहले इसका जवाब दूँ तो आखिरी शबा से। अच्छा, चाइना के साथ जो था उसके अंदर 3 मुख्तलिफ चीज़ों की बात हुई थी। 3 मुख्तलिफ चीज़ों की बात हुई थी। एक तो था कि ये जो डिपॉजिट आएगा वहाँ से जो डायरेक्ट लेंडिंग की जाएगी वो 15 बिलियन RMB जो कि $2.1 बिलियन के करीब बनते हैं वो आ गए। दूसरी बात ये हुई थी कि पाकिस्तान से एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए प्रोडक्ट आइडेंटिफाई की जाएंगी और $1 बिलियन की मजीद एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान से की जाएंगी। वो तमाम काम मुकम्मल हो गया और अप्रैल से वो प्रोडक्ट्स जाना शुरू हो जाएंगी, एक्सपोर्ट शुरू हो जाएंगी चाइना के अंदर। दूसरा काम ये हो गया जी। तीसरा काम ये हुआ था कि जो आगे की नेक्स्ट राउंड जो इन्वेस्टमेंट्स करनी है उन राउंड ऑफ इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर जो है वो बातचीत होगी और वो प्रोजेक्ट फाइनलाइज किए जाएंगे। उसमें से सबसे बड़ा जो प्रोजेक्ट है वो हमारा प्रोजेक्ट है जनाब ML1 रेलवे वाला। उसके ऊपर भी पेशरफ्त हुई है चाइना के साथ और वो भी इंशाल्लाह ताला तमाम प्रोजेक्ट जो हैं इंशाल्लाह ताला वक्त पर शुरू हो जाएंगे। ये आखिरी सवाल। लास्ट जो कैबिनेट मीटिंग थी उसके अंदर जो फेडरल जो अभी आपकी आखिरी वाली हुई है, कुछ 3 से 4 फेडरल मिनिस्टर्स थे, उनके अंदर एक सीरियस डिसएग्रीमेंट था, इश्यूज थे। एक मिनिस्टर कह रहे थे कि जो गैस प्राइसेस इंक्रीज हुई हैं वो किसी और मिनिस्टर ने आके किया, मैंने नहीं की। दूसरे मिनिस्टर का चौथे मिनिस्टर के साथ इशू ये था कि जो आप मैयर्स ले रहे हैं पावर सेक्टर के ऊपर वो काउंटर प्रोडक्टिव हो रहे हैं, इससे कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा। आप बहुत सीरियस IMF प्रोग्राम की तरफ जा रहे हैं, प्राइसिंग के भी ऊपर इफेक्ट आना है, एक्सपेंडिचर्स के ऊपर भी आना, हर चीज़ को हिट मिलना है। तो क्या आपको समझते कीपिंग इन माइंड द लास्ट कैबिनेट मीटिंग आपको कैबिनेट से फुली सपोर्ट मिल जाएगी IMF प्रोग्राम के लिए? कैबिनेट से सिर्फ IMF प्रोग्राम के नहीं है, कैबिनेट ने जितनी भी इनिशिएटिव्स लिए गए हैं हुकूमत के, तमाम काबीना ने उनको ओन किया है और उनको सपोर्ट किया है। तो कोई वजह नहीं कि आगे नहीं होगा। जहाँ तक आप इख्तलाफ राय की बात कर रहे हैं तो वो तो फिर काबीना ना हुई, वो तो किसी फिर उसकी मॉन्टेसरी की क्लास हो गई कि जिसमें टीचर बैठ के बोल रहा है और बाकी सारे जो हैं वो यस मिस यस सर कर रहे हैं। तो आज़ाद जहन रखने वाले लोग हैं, अपनी अपनी इज़हार राय करते हैं। पिछली मीटिंग में भी किया, तो पहली दफ़ा नहीं किया, इससे पहले भी होता रहा। लेकिन जिस वक्त फैसला हो जाता है, काबीना मुश्तरका तौर पर फैसला कर लेती है, तो मुझे तो कम से कम कोई केस ऐसा नहीं पता कि जहाँ फिर काबीना में दूसरे मेंबर्स ने उसको डिसोन किया हो। वाला बता दें, डेफर पेमेंट पे उन्होंने रिड्यूस किया। हमारी